इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पानी की कहानी। बच्चों, इस लेख को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पाठ से लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी पर मिली। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? ओस की बूंद क्रोध व घृणा से कांप उठी क्योंकि जब उसे याद आया कि पेड़ों की जड़ों में निकले रोए बूंदों को कैसे बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज यानी पुरखा क्यों कहा? तो सबसे पहले तो बच्चों ये जानो कि पूर्वज या पुरखा कौन होते हैं? किसी प्रजाति के पूर्वकालीन या पहले के वंशज को कहते हैं, अर्थात जिनसे उनकी उत्पत्ति हुई हो। तो आपको ये बताना है कि पानी के पूर्वज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्यों बताया गया है। तो ये हमने पाठ में जाना ना कि बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है क्योंकि जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। इसलिए पानी ने हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को अपने पूर्वज कहा। पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ये आप इस लेख के आधार पर अपने शब्दों में करिए। जैसे मेरे शब्दों में, पानी का जन्म हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। किसी उल्का पिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के संयोग से ही पानी का जन्म हुआ। सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती है। तत्पश्चात ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है। समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए। तो ये बच्चों, आप पाठ को पढ़कर देखो और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? आप बीती यानी अपने ऊपर बीती हुई कहानी जब वह सुना रही थी तो किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? तो ये बात आपको कहानी के अंत में और आरंभ का हिस्सा पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर ये पता चलता है कि ओस की बूंद सूर्य उदय या सूर्य के उगने की प्रतीक्षा कर रही थी। सूर्य के उगते ही बूंद के साथ क्या हुआ होगा, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। पाठ से आगे जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो ये बच्चों मैंने पाठ के शुरुआती तौर पर बताई है इसके भाग 1 में। तो वहाँ से इस जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हो या इंटरनेट की मदद ले सकते हो। और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई हैं। लेखक ने जल चक्र के विषय में अत्यधिक जानकारी इस लेख में बताई है। जल के तीनों रूप ठोस, तरल एवं गैस के बारे में बातें विस्तार में बताई गई हैं। साथ ही समुद्र की तली में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में भी बताया है। पानी की कहानी पाठ में ओस की बूंद अपनी कहानी स्वयं सुना रही है और लेखक केवल श्रोता है।
श्रोता यानी बात को सुनने वाला, तो लेखक सिर्फ बूंद को, ओस की बूंद की कहानी सुन रहा है। इस आत्मकथात्मक शैली में, तो जिस शैली में ये लेख लिखा गया है वो कौन सी शैली में लिखा गया है? आत्मकथात्मक, जिसमें एक जना अपनी कहानी स्वयं कह रहा है, दूसरा सिर्फ सुन रहा है। तो इस शैली में आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिखें। तो ये आप बच्चों अपनी मर्जी से किसी भी वस्तु का चुनाव करो और उसकी कहानी सुनाओ। जैसे मैं यहाँ पर दूध की कहानी सुना रही हूँ। मैं दूध हूँ, हाँ सही सुना आपने, मैं वही गाय का दूध हूँ जिसे बहुत सारे बच्चे खुशी से पीते हैं, वहीं कुछ बच्चे बेमन से पीते हैं। वैसे तो मैं गाय के पेट से निकलता हूँ, पर हूँ शुद्ध शाकाहारी। चाहे तुम कुछ भी समझो, मेरे बिना कोई भी भोजन पूरा नहीं हो सकता। कैसे? अभी समझाता हूँ। हो सकता है तुमने शायद मेरे कुछ ही रूपों के बारे में सुना होगा, जैसे दूध और दही, लेकिन मुझसे ये सब चीज़ें भी बनाई जाती हैं, जैसे घी, आइसक्रीम, मावा, चीज़, मैंगो शेक, पनीर, रसगुल्ला और भी बहुत सारी चीज़ें। अब बच्चों आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कितने रूपों में मौजूद हूँ और कितना पौष्टिक तरल हूँ। तो वादा करो कि आज के बाद तुम हमेशा मुझसे और अधिक प्यार करोगे और मेरा सेवन भी अधिक करोगे। समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती है? इसका उत्तर जानने से पहले बच्चों आप मुझे समुद्र के किनारे बसने वाले 2 नगरों के नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। समुद्र के नज़दीक होने के कारण दिन में वहाँ का तापमान ज़्यादा नहीं हो पाता, वहीं रात को तापमान में ज़्यादा गिरावट भी नहीं हो पाती। इसी की वजह से उन नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती। पेड़ के भीतर फुहारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? इस क्रिया को जानने के लिए कोई आसान प्रयोग है, जानकारी प्राप्त कीजिए। तो बच्चों ये आपने विज्ञान में ज़रूर पढ़ा होगा कि जाइलम की सहायता से जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है। पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। इस जल में पौधे के विकास के लिए अन्य आवश्यक खनिज तथा लवण भी विलय के रूप में उपस्थित रहते हैं। इस कम दाब के कारण एक बल उत्पन्न होता है, जिसमें संतुलन बनाए रखने हेतु जड़ों से अवशोषित जल जाइलम में ऊपर चढ़ने लगता है तथा पेड़ों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। अनुमान और कल्पना। पानी की कहानी में लेखक ने कल्पना और वैज्ञानिक तथ्य का आधार लेकर ओस की बूंद की यात्रा का वर्णन किया है। ओस की बूंद अनेक अवस्थाओं में सूर्यमंडल, पृथ्वी, वायु, समुद्र, ज्वालामुखी, बादल, नदी और जल से होते हुए पेड़ के पत्ते तक की यात्रा करती है। इस कहानी की भांति आप भी लोहे अथवा प्लास्टिक की कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। ये आप अपने हिसाब से लिखो कि लोहे पर लिखना है या प्लास्टिक की लिखनी है। जैसे लोहे के बारे में जानकारी लिख रही हूँ यहाँ पर मैं। पृथ्वी पर लोहा शुद्ध अवस्था में उपलब्ध नहीं होता है। धरती के अंदर खनन के माध्यम से लोहे के अयस्क प्राप्त होते हैं, जिसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को विभिन्न प्रक्रियाओं से दूर किया जाता है और शुद्ध लोहा धातु प्राप्त किया जाता है। लोहे की संपूर्ण प्रक्रिया 3 चरणों में विभाजित की जाती है। प्रथम चरण में धरती के अंदर खनन करके लोहे अयस्क को प्राप्त किया जाता है। लोहा अयस्क चट्टानों के बीच में प्राप्त होता है। इसमें कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, गंधक, फास्फोरस इत्यादि मिश्र धातु होते हैं। लोहे अयस्क को साफ करने के लिए चूने के पत्थर को फ्लेक्स के रूप में और चारकोल का उपयोग किया जाता है। लोहे के अयस्क को साफ करने के बाद जो प्राप्त होता है उसे कच्चा लोहा कहते हैं। कच्चे लोहे में अधिक मात्रा में कार्बन के अंश उपलब्ध होते हैं।
यह लोहा प्रचुर मात्रा में भंगुर होता है, यानी जल्दी टूटने वाला होता है, जिसके कारण इसको वेल्डिंग भी करना संभव नहीं होता। दूसरे चरण में कच्चे लोहे में से कार्बन की मात्रा को विशेष प्रक्रिया के द्वारा कम किया जाता है। इस चरण में कच्चे लोहे को अत्यधिक उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे कच्चा लोहा पिघल जाता है और नरम अवस्था में प्राप्त होता है, जिसे स्पॉन्ज लोहा भी कहा जाता है, क्योंकि यह लोहा स्पॉन्ज की भांति नरम होता है। तीसरे चरण में स्पॉन्ज लोहे में कुछ तत्व मिलाए जाते हैं और गर्म पिघले हुए लोहे को सूखने के बाद ठोस और मजबूत लोहे में बदला जाता है। तो इस तरह लोहा बनने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अन्य पदार्थों के समान जल की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। जल की ये कौन सी 3 अवस्था की बात हो रही है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अन्य पदार्थों से जल की इन अवस्थाओं में एक विशेष अंतर ये होता है कि जल की तरल अवस्था की तुलना में ठोस अवस्था यानी बर्फ के रूप में हल्की होती है। इसका कारण ज्ञात कीजिए। आम भाषा में हम कह सकते हैं कि बर्फ पानी पर तैरती है, क्योंकि ये पानी की तुलना में हल्की होती है, या फिर जमने के बाद बर्फ ज़्यादा जगह घेरती है, जिस कारण बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है और इसी वजह से बर्फ पानी पर तैरने लगती है। पाठ के साथ केवल पढ़ने के लिए दी गई पठन सामग्री, जिसका नाम है हम पृथ्वी की संतान, का सहयोग लेकर पर्यावरण संकट पर एक लेख लिखें। तो सबसे पहले बच्चों इस पठन सामग्री को हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपको पर्यावरण संकट पर एक लेख लिखना है। हम पृथ्वी की संतान। प्रदूषण के महासंकट से निपटने के लिए विश्व भर के राष्ट्रों की एक बैठक 5 जून 1972 को स्टॉकहोम यानी स्वीडन में हुई थी। इस अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने अभिभाषण में माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः का संदेश दिया था। इस दिवस की स्मृति में ही प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। सन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही था, पृथ्वी को बचाओ। प्रकृति एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें 2 प्रकार के प्रमुख घटक शामिल हैं। पहला जैविक और दूसरा अजैविक। जैव मंडल का निर्माण भूमि, गगन, अनिल यानी वायु, अनल जिसे अग्नि कहा जाता है, जल नामक 5 तत्वों से होता है, जिसमें हम छोटे बड़े एवं जैव अजैव विविधताओं के बीच रहते आए हैं। इसमें पेड़ पौधों एवं प्राणियों का निश्चित सामंजस्य और सह अस्तित्व है, यानी सब एक साथ सामंजस्य बिठाकर और सबका अस्तित्व एक दूसरे के साथ है, जिसे समन्वयात्मक रूप में पर्यावरण के विभिन्न अवयव कहते हैं। पर्यावरण शब्द परि और आवरण इन 2 शब्दों के योग से बना है। परि और आवरण का सम्यक अर्थ है वह आवरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए है, यानी आवृत किए हुए हैं। प्रकृति और मानव के बीच का मधुर सामंजस्य बढ़ती जनसंख्या एवं उपभोगी प्रवृत्ति के कारण घोर संकट में है। यह असंतुलन प्रकृति के विरुद्ध तीसरे विश्व युद्ध के समान है। विश्व भर में वनों का विनाश, अवैध एवं असंगत उत्खनन, कोयला, पेट्रोल, डीजल के उपयोग में अप्रत्याशित अभिवृद्धि और कल कारखानों के विकास के नाम पर विस्तार मानव सभ्यता को महाविनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। विश्व की प्रसिद्ध नदियों जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, राइन, सीन, मास, टेम्स जैसी नदियाँ भयानक रूप से प्रदूषित हो चुकी हैं। इनके निकट बसे लोगों का जीवन दूभर हो गया है। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन गैस की एक मोटी परत है। यह धरती के जीवन की रक्षा कवच है, जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें रोक ली जाती हैं। किंतु पृथ्वी के ऊपर जहरीली गैसों के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणें बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं हो पाती।
जिसके कारण पृथ्वी का तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। इससे छोटे बड़े सभी द्वीप समूह एवं महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा बढ़ गया है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यही स्थिति रही तो मुंबई जैसे महानगर प्रलय की गोद में समा सकते हैं। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व सभ्यता को अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अमृत वाहिनी गंगा अपने उद्गम गंगोत्री के मूल स्थान से कई किलोमीटर पीछे खिसक चुकी है। प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी के कारण लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं। विशेषकर अपने भारत में ही बांधों, कारखानों, हाइड्रो पावर स्टेशनों के बनने के कारण लाखों वनवासी भाई बहन बेघर होकर शरणार्थी बने हैं। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अथर्ववेद में लिखा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वी वह, अर्थात भूमि माता है। हम पृथ्वी के पुत्र हैं। एक जगह ये भी विनय किया गया है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काज न करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचाने का अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों अर्थात पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ न करना। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक एवं बेतहाशा दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेवारी ईमानदारीपूर्वक निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। इस दिशा में अनेक आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम पृथ्वी की संतान हैं। इस कथन को चरितार्थ करना होगा। इस लेख को लिखा है प्रभु नारायण ने। अभी बच्चों, जो हमने ये लेख पढ़ा, इसके आधार पर आपको पर्यावरण संकट पर एक लेख लिखना है। पर्यावरण संकट का प्रथम व सबसे बड़ा कारण उच्च उपभोक्तावादी संस्कृति है। यह है उपभोक्तावादी संस्कृति ऐसे प्रलोभनकारी उद्योग को विकसित करती है जो कि सेवाओं व वस्तुओं से संबंधित अभिष्ट इच्छा की पूर्ति करता है। पर्यावरणीय संकट ऐसे भूभौतिक घटनाक्रम हैं जो बड़े स्तर पर आर्थिक परिसंपत्तियों के विनाश, भौतिक क्षति एवं मानव जीवन के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। कुछ सामान्य पर्यावरण संकटों या प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा और चक्रवात शामिल हैं। भाषा की बात, किसी भी क्रिया को संपन्न अथवा पूरा करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं, वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी, यानी हाथों से जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति यानी वह जकड़ने वाला हो और कोई वस्तु जो शिकार हो उसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता, कर्म, करण आदि से स्पष्ट होती है। अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोजकर लिखिए और उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में आप मेरा व्याकरण का ये वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आपको इस पाठ से उदाहरण खोजने हैं। मैं आगे बढ़ाई था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे माथे पर आ पड़ी। तो यहाँ पर झाड़ी पर से, मैं आगे बढ़ाई था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। तो यहाँ पर झाड़ी पर से में आपादान कारक है। यहाँ पर बेर की झाड़ी से पानी की बूंद अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपादान कारक है। ये आप जब कारक पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ लोगे। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। तो कोठरी में
अधिकरण कारक। मैं कणों का हृदय टंटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। तो कणों का हृदय संबंध कारक, यहाँ पर कणों और हृदय के बीच में संबंध बता रहा है का। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। तो यहाँ पर जड़ों के रोए में कौन सा कारक है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तो ये भी कौन सा कारक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। इस लेख को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। पानी के चक्कर यानी वाटर साइकिल को एक बार फिर से समझें। पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उस पर एक नारा लिखें। सुझाव व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।